Hello everyone. Good morning. Namaskar. Sat Sri Akal. So myself Rajiv Raj Singh, Physics faculty and director of Jonathon Physics classes and offline Pathfinder Physics classes, Muzaffarpur. So yes, now today we are going to start current electricity chart. It means this will be third episode. ये थर्ड एपिसोड होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का. हमने दो ऑलरेडी देख रखा है. फिर से आप तमाम लोगों का एक बार टनाटन फिजिक्स में स्वागत है. ठीक है. तो अगर आप देखोगे तो लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कस कर चुका था डेंसिटी के बारे में, करंट डेंसिटी के बारे में. अब इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड एंड उसके बाद बहुत सारे रिलेशंस देखेंगे. तो बने रहिए टनाटन फिजिक्स में. दुआ करता हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आ रहा होगा एज यूजुअल. ठीक है. ओके. सो आज का जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड. कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड. ओके. तो क्या होता है ड्रिफ्ट स्पीड? ठीक है, ये सब चीज़ें मैं एक एक करके दिखाऊंगा. तो ये तो हेडिंग हो गया. उससे पहले मैं कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा. देखेंगे. अगर मैं बात करता हूँ कंडक्टर की, किसकी बात करता हूँ? कंडक्टर की. ध्यान दीजिएगा. और ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, ये कोई नई बात नहीं है. क्या कि कंडक्टर के पास जो होते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं. ये हमें मालूम है, फिर भी मैं लिख देता हूँ. कंडक्टर has huge amount of huge amount of huge amount of free charges, free electrons. तो ये तो क्लियर हो गया. ये क्लियर क्या हो गया? पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कंडक्टर के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री चार्जेस होता है. यहाँ तो कोई इशू नहीं. अब मेरा क्वेश्चन समझिएगा, मेरा कंसेप्ट समझिएगा. ये टॉपिक आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये कंडक्टर किसी भी बैटरी से या किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, ये कंडक्टर जो है ये किसी भी सोर्स या बैटरी से कनेक्टेड नहीं है. फाइन, नो इशू. ठीक है. नो एक्सटर्नल सोर्स. यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं है. एक्सटर्नल सोर्स, नो एक्सटर्नल सोर्स. अगर एक्सटर्नल सोर्स नहीं है तो क्या कहोगे? इसमें करंट कितना होगा? तो आप कहोगे सर करंट होगा जीरो. तो करंट जीरो का होने का मतलब क्या हो गया कि डी क्यू बाई डी टी जीरो हो गया. यस. तो क्या मेरा क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे जो फ्री चार्ज है वो रेस्ट में है या मोशन में है? तो चलिए, मैक्सिमम जवाब आता है कि सर वो रेस्ट में है. लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, ये रेस्ट में नहीं है, ये मोशन में है. मैक्सिमम जवाब क्या आता है मालूम है आपको? ये रेस्ट में, लेकिन मैं बोलूंगा रेस्ट में नहीं है, ये मोशन में. क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, कितने ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. और बाहर में कुछ ना कुछ टेम्परेचर टी होगा. तो इस टेम्परेचर के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सबको क्या होता है, थर्मल एनर्जी मिलता है. क्या मिलता है? थर्मल एनर्जी. ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी, समझ रहे, ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी वो रैंडमली यहाँ से वहाँ मूव करते हैं. ठीक है. इस थर्मल एनर्जी के कारण वो रैंडमली यहाँ से वहाँ मूव करते हैं. जैसे मान लो ये यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर जैसे ये यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा. इस तरह से वो रैंडमली मूव करते हैं. तो होता क्या है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अलोंग, ठीक है, या अक्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना चार्ज राइट से लेफ्ट जाता है उतना ही लेफ्ट से राइट आ जाता है. तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो हो जाता है. मैं लिख देता हूँ, हियर हियर electrons are moving electrons are moving randomly. here electrons are moving randomly. वो मूव करते हैं, वो रेस्ट में नहीं होते हैं.
रैंडमली, ठीक है, विथ थर्मल स्पीड, कौन सी स्पीड, थर्मल स्पीड, ध्यान दीजिएगा, विथ थर्मल स्पीड, राइट, ओके ओके, विथ थर्मल स्पीड अराउंड 10 to the power 5 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, अराउंड इतने स्पीड से मूव करता है। हियर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली विथ थर्मल स्पीड, समझ रहे हैं, रैंडमली मूव करता है। यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो समझा रहा हूँ वो समझिएगा। ड्यू टू रैंडम मोशन, ड्यू टू रैंडम मोशन, ड्यू टू, ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू रैंडम मोशन, ड्यू टू रैंडम मोशन, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन is zero. ड्यू टू रैंडम मोशन फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन जीरो। मैंने क्या होता है कि मान लो ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे जितना चार्ज राइट से लेफ्ट जा रहा है, मान लो क्यू, उतना ही चार्ज, सॉरी लेफ्ट से राइट, उतना ही चार्ज राइट से लेफ्ट आ रहा है क्यू। तो डेल्टा क्यू नेट जो होता है डी टी, वो आपको क्या मिल जाता है, जीरो मिल जाता है, और इसी को हम करंट बोलते हैं, इसलिए नेट करंट हमारा जीरो होता है। तो ये अगर आप सोच रहे हैं कि करंट नहीं है तो चार्ज रेस्ट में, तो गलत आपका है, परसेप्शन ये रॉन्ग है। अगर नहीं पता तो पता चल गया होगा कि वो रेस्ट में नहीं होते, दे आर मूविंग विथ हाई स्पीड 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, अराउंड 100 किलोमीटर पर सेकेंड से वो लोग मूव कर रहे हैं। क्लियर कहानी, ओके। नाउ सी, अब हम बात करते हैं कि अगर इसी एक्सटर्नल कंडक्टर को एक्सटर्नल सोर्स यानी कि बैटरी से कनेक्ट कर दें तब क्या होगा। लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लुक हियर, बी केयरफुल, बी केयरफुल। टन 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 फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है, देखते रहिए। ये कंडक्टर हमारे पास है और इस कंडक्टर को हमने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ओके फाइन। अरे लल्ला लल्ला, इससे क्या हो गया, ठीक है, ओके। तो क्या होता है, बैटरी क्या काम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बैटरी एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका काम होता है मालूम क्या, कि किसी भी कंडक्टर के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। सॉरी, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used to maintain, which is used to maintain, समझ रहे हो, which is used to maintain potential difference, maintain potential difference across the end of conductor, potential difference across the end of conductor, end of conductor, ठीक है। अब समझिएगा, मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ, प्लीज लुक हियर। तो क्या होता है, एक डिवाइस है जिसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा हायर पोटेंशियल, ये क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल, और ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल। बिकॉज ऑफ दिस वन, हायर से लोअर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगता है, कैपिटल ई मान लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, आप बने रहिएगा, टर्नर फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है E, यहाँ देखिएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है E, ठीक है। तो क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉन्स पे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उस सभी पे एक फोर्स लगने लगता है Q इंटू ई, देखिएगा Q इंटू ए, और इस फोर्स के कारण उस पे एक एक्सेलरेशन आ जाता है Q ई वाई एम। क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है Q ई वाई एम। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, Q ई वाई एम, फाइन, ओके टनाटन। तो बेसिकली होता क्या देखिएगा,
सपोज दैट इस इलेक्ट्रॉन को जाना पहले, जब ये बैटरी से कनेक्ट नहीं था, तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा था। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ना जाके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, उसका पाथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बार आईटी एडवांस ने पूछा है कि क्या अगर एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई कर दिया जाए तो जो इंटरनल चार्जेज है उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा। तो 110% वो कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये वाला पाथ हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली हुआ क्या, ये जो चार्ज है ये यहाँ से यहाँ ड्रिफ्ट कर गया। ड्रिफ्ट का मतलब आप समझते हो, अपने रास्ते से विचलित हो गया। राइट, क्या हो गया, विचलित हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। इसके लिए कोई ना कोई वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी। बिकॉज ऑफ दैट हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट की बात भी करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। ये इलेक्ट्रॉन चला, फिर कोलाइड होगा किससे, कोई ना कोई पॉजिटिव आयंस होगा, जिसको हम लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिस। उससे कोलाइड होगा और फिर से ये फ्रेश मोशन स्टार्ट करेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जैसे यहाँ से यहाँ गया, टकरा गया, हो सकता है फिर से फ्रेश मोशन ये इस डायरेक्शन में स्टार्ट कर दे। समझ रहे हो? तो इस तरह का डायरेक्ट हो सकता है कि टकराने के बाद फिर से इस डायरेक्शन में चलने लगे। ठीक है, हो सकता है टकराने के बाद इस डायरेक्शन में चलने लगे, फिर से टकराने के बाद हो सकता है कि ऐसे चलने लगे, ऐसे चलने लगे। तो इस तरह से रैंडम मोशन यहाँ होते, सॉरी यहाँ भी पाथ जिगजैग ही होता है। कैसा होता है, जिगजैग होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। समझ रहे हो? लेकिन वो क्या होता है कि जहां उसको जाना था उस जगह पे ना जाके थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया। मान लो इसको जाना था यहाँ, सपोज दैट इसको जाना यहाँ था लेकिन वो यहाँ पहुंच गया, तो क्या हो गया, ये ड्रिफ्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है कहानी? ओके, तो मैं एक एक करके आपको लिख देता हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बताऊं कि यहाँ पे जो सोर्सेस है इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, तो वो मूव कर रहे हैं। तो सभी का जो नेट वेलोसिटी होगा, अगर मान लो u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो आ रहा है। यहाँ नेट डिस्प्लेसमेंट क्यों कितना आ रहा है, सॉरी नेट डिस्प्लेसमेंट एस नेट जो आ रहा है वो आ रहा है जीरो। क्या आ रहा है, एस नेट भी जीरो आ रहा है, और चार्ज करेंट नेट भी कितना है हमारे पास, जीरो आया। तो इस चीज को भी याद रखेंगे। ठीक है, देखिएगा ढंग से, नीचे चलते हैं। तो आपने देखा कि जो सेल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ, यहाँ पे देखते रहिएगा। आफ्टर अप्लाइंग, ध्यान दीजिएगा, आफ्टर अप्लाइंग बैटरी या आफ्टर अप्लाइंग external source, all the charges start start experiencing experiencing additional force or so that additional acceleration, ठीक है, एडिशनल फोर्स भी मिला, इसलिए एडिशनल एक्सेलरेशन भी मिल गया। ठीक है, ओके, नो इशू, ध्यान दीजिएगा। एडिशनल एक्सेलरेशन भी उसको मिल गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू ई, क्योंकि हमें मालूम है चार्ज पे फोर्स क्यू ई बाई मास हो गया। ओके, ध्यान से बने रहिएगा, टर्नाडन फिजिक्स में देखते रहिएगा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई समस्या आपको होनी चाहिए। करेक्ट, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट को भी ध्यान से समझिएगा। due to additional force due to additional force charge particle due to additional force charge particle get deviated या get drift so that net displacement not equal to zero।
यहाँ पे क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल ड्रिफ्ट हो जाता है, जैसे मान लो ये चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाना ही था, लेकिन फोर्स लगने के कारण ये चार्ज पार्टिकल यहाँ ना जाके सपोज दैट ये यहाँ आ गया, ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं दिस इज बिकम ड्रिफ्ट, क्या हो गया, ये ड्रिफ्ट हो गया। गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से, कोई समस्या किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके अब बात करते हैं कि पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल जो होता है, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल वो कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। वो कैसा होता है, कर्व होता है। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होता है, कर्व होता है। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, ठीक है ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। अब हम बात करने वाले कि जब चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या है, यहाँ पे कर्व है, तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से जाता है और एक दूसरे से कोलाइड भी करता है। जैसे लिख देता हूँ, चार्जेस मूविंग and after some distance, after some distance, कुछ दूर चलने के बाद, राइट, after some distance they collide with, they collide with lat positive ions, collide with, ध्यान दीजिएगा, collide with, they collide with लैटिस, किसके साथ कोलाइड करता है, लैटिस के साथ, यानी कि पॉजिटिव आयंस, किसके साथ, पॉजिटिव आयंस के साथ वो कोलाइड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ तक हो गया कि वो कोलाइड करता है एंड अगेन स्टार्ट एंड अगेन स्टार्ट एंड अगेन स्टार्ट, अगेन स्टार्ट फ्रेश मोशन, यानी कि वो कोलाइड करने के बाद फिर से फ्रेश मोशन स्टार्ट करता है, यानी कि फिर से उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और फिर जीरो से वो अपनी मोशन को स्टार्ट करता है। क्लियर कहानी ओके बने रहिए। अब देखिएगा मेन फ्री पाथ, यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स आपको पढ़ाऊंगा मैं। एक होता है मेन फ्री पाथ, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द मेन फ्री पाथ, मेन फ्री पाथ समझिएगा। मेन फ्री पाथ जैसे यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और यहाँ आके वो किसी से कोलाइड कर गया, यहाँ से चला और यहाँ आके कोलाइड कर गया, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी टोटल वेलोसिटी क्या हो गई, v जीरो हो गया। यहाँ से वो चला ही था और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गया क्योंकि यहाँ कोलिजन हो गया, फिर से फ्रेश मोशन वो स्टार्ट करेगा। तो ध्यान दीजिएगा होगा क्या, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये डिस्टेंस क्या था, फ्री था, ये डिस्टेंस क्या था, फ्री था। सो इट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, या इसको बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो दिस इज कॉल्ड फ्री पाथ, समझिएगा, दिस इज कॉल्ड फ्री पाथ, फ्री पाथ। अब मैं एक बार फ्री पाथ पहले आपको बता दो, फिर मेन फ्री पाथ की बात करता हूँ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्री पाथ, यानी कि टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो फ्री पाथ होता है या डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड फ्री पाथ। तो मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर मेन फ्री पाथ की बात करते हैं अपन। Distance between two successive collision, distance between two successive collision, distance between two successive collision, ठीक है, is called, distance between two successive collision is called free path, ध्यान दीजिएगा, is called free path, ओके 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 ओके, करेक्ट, फ्री पाथ। अब यहाँ पे मैं बार बार रिपीट करूंगा और अभी भी कर रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन की एनालिसिस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के एवरेज बात करते हैं, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन्स की बात एक साथ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ, ध्यान दीजिएगा, मीन फ्री पाथ। अच्छा, फ्री पाथ को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बात करें मीन फ्री पाथ का, राइट, समझिएगा। It is defined as arithmetic mean of, it is it is defined as, ध्यान दीजिएगा, it is defined as arithmetic mean of, arithmetic mean of free path of
electrons, free path of electrons. ठीक है, it is defined as arithmetic mean of free path of electrons, right? इलेक्ट्रॉन्स के फ्री पाथ का अरिथमेटिक मीन मान लिया जाए कि अगर फर्स्ट, इसको हम लेमडा एम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लेमडा एम। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का फ्री पाथ लेमडा वन है, सेकेंड का मान लो लेमडा टू है, इस प्रकार से अगर एन की बात करते हैं, एन का अगर लेमडा एन है तो इसको अगर डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका मीन फ्री पाथ। क्लियर कहानी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन टाइम का। ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा टनाटन में। हाँ, ये थियरी है, इसके बाद फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट, सॉरी मैथमेटिकली एनालिसिस से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखेंगे आप रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को मैं टाउ से रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं क्या, पूरी दुनिया रिप्रेजेंट करती है, डोंट वरी। रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो देखिएगा, अभी आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा है तो वो यहाँ पे टकरा रहा है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, दिस टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि ड्यूरेशन बिटवीन टू कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। क्या लिख सकते हैं अपन? ड्यूरेशन बिटवीन टू कोलिजन, ड्यूरेशन बिटवीन टू कोलिजन, बिटवीन टू कोलिजन और टू सक्सेसिव कोलिजन कह लीजिए, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड राइट रिलैक्सेशन टाइम। इसी को अपन रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ध्यान से बने देखते रहिएगा, तो कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर से मेरा कंसेप्ट है कि एक एक इलेक्ट्रॉन का एनालिसिस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम किसकी बात करते हैं? एवरेज इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन की एवरेज। उसी तरह एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की बात करेंगे या मेन रिलैक्सेशन टाइम की बात करेंगे। यहाँ देखेंगे मेन रिलैक्सेशन टाइम की बात करेंगे, और यही हम यूज करते हैं, यही हम क्या करते हैं, यूज भी करते हैं, मेन रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि इंडिविजुअल रिलैक्सेशन टाइम आपको मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, ये होता है अरिथमेटिक मीन, यानी कि टाउ एवरेज इज इक्वल टू हो जाता है, यहाँ देखेंगे टाउ वन प्लस सेकेंड प्लस डैश 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 प्लस टाउ एन divided n. This is the mean relaxation time. This is the mean relaxation time. समझ रहे हैं? ओके, तो मैं बात करता हूँ कि मेन रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम अब टाउ से सिंपली रिप्रेजेंट कर देंगे, इसका जो ऑर्डर होता है वो 10 टू द पावर माइनस 14 सेकेंड होता है, यानी कि काफ़ी स्मॉल टाइम होता है। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 14 सेकेंड होता है रिलैक्सेशन टाइम। ओके, दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि टॉ। तो रिलैक्सेशन टाइम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहले नेचर ऑफ कंडक्टर, ओके, नेचर ऑफ कंडक्टर पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, सेकंड है टेम्परेचर पे। सेकंड क्या है? टेम्परेचर। अब देखिए ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपको मालूम है कि थर्मल स्पीड जो होगा इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है VRMS स्पीड अंडर 3RT/m। तो जब स्पीड बढ़ जाएगा तो कोलिजन क्या हो जाएगा? कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और टाइम घट जाएगा। तो यानी कि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। क्या होता है वो? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। तो देखो, ये छोटी छोटी बातें थी जो हमने रिलैक्सेशन टाइम की बात किया, हमने मेन फ्री पाथ की बात किया, हमने फ्री पाथ की बात किया। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी तरह से आपको कोई इशू होना चाहिए। यस, ओके। सो यहाँ देखेंगे, चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ कि ड्रिफ्ट स्पीड होता क्या है, समझिएगा। अब ये मैथमेटिकल एनालिसिस है, तो प्लीज बने रहिएगा टैडन फिजिक्स में। मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड। देखिएगा, ड्रिफ्ट स्पीड लिखेंगे, एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज
क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है, तो हम एक एक की बात नहीं कर सकते। हम जब भी बात करेंगे सभी के एक साथ बात करेंगे, इंक्लूड करके बात करेंगे। इसमें हम किसकी बात करेंगे? एवरेज इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, राइट। ठीक है, तो देखिएगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर आफ्टर कनेक्टिंग एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि बैटरी या किसी और चीज से कनेक्ट करने के बाद, आफ्टर कनेक्टिंग external source, external source, right, after connecting external source is called drift speed, is called drift speed। ठीक है, ठीक है, is called drift speed। ठीक है, यहाँ तक अब समझिएगा। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? तो वी एवरेज यहाँ से लिख सकते हैं अपन, देखिएगा, वी एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए, V1 प्लस V2 प्लस डैश 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 Vn बाई n, समझिएगा। अच्छा, इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लेता हूँ। अगर मैं V1 लिखता हूँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तो क्या लिखूंगा? हर एक इलेक्ट्रॉन के पास इनिशियल वेलोसिटी जो थर्मल वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा U1 वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन a इंटू टाइम टाउ वन लगा होगा। टाइम कितना लगा होगा? टाउ वन, यानी कि ये हो गया U1 प्लस a टाउ वन। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। चलिए, V2 की अगर बात करता हूँ तो ये हो जाएगा सिमिलरली U2, ओके, प्लस a टाउ टू, ओके, यानी कि हो गया U2 प्लस a टाउ टू। इसी प्रकार डैश 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 Vn अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा UN, क्या हो जाएगा ये? UN, ठीक है, प्लस a टाउ n हो जाएगा। इसको अगर सोल्व करते हैं तो UN वेक्टर प्लस a टाउ n होगा, a टाउ n होगा। ठीक है, सो ये सारे हमारे पास वेलोसिटी V1 V2 V3 Vn आ गया। अब इसको क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे, ध्यान दीजिएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप खुद देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं V एवरेज की बात करता हूँ, ठीक है, तो U अब V1 का क्या हो गया? U1 हो गया प्लस a टाउ वन हो गया, ओके, प्लस U2 हो गया प्लस a टाउ टू हो गया प्लस डैश 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 प्लस UN हो गया, ध्यान दीजिएगा, प्लस a टाउ n हो गया, ओके, डिवाइडेड 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 n हो गया। कोई इशू? मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसी एवरेज स्पीड को क्या बोलते हैं? अपन ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। सो दिस बिकम Vd, सो Vd इज इक्वल टू, अब एक साथ में क्या करता हूँ, U1 को U2 को UN को एक साथ लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा U1 वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, प्लस U2 वेक्टर प्लस डैश डैश डैश, ये हो जाएगा UN वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड n हो गया। ठीक है, अब प्लस यहां से मैं क्या करता हूँ? a को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं a को कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? टाउ वन वेक्टर प्लस टाउ टू वेक्टर प्लस डैश 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 टाउ वन वेक्टर डिवाइडेड n हो गया। यहाँ तक मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी परेशानी अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम है। और ये तो मैंने अभी पढ़ाया, ऊपर की ये जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो गया a। अब ध्यान दीजिएगा, और इसको बोलते हैं टाउ, यानी कि रिलैक्स एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ हो गया। तो ये हो गया, देखिएगा क्या हो जाएगा, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा E/E/m, ठीक है, इन माइनस हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, E/E/m इंटू टाउ। सो दिस इज द ड्रिफ्ट स्पीड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। क्या हो जाएगा? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ के अपन देखते हैं। यहाँ देखिए, हाँ, अगर मैं मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करता हूँ तो Vd इज इक्वल टू हो जाएगा, ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा E/E/m
into tau, E by m into tau. दिस इज द ड्रिफ्ट स्पीड। समझ गए? तो ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जहाँ पे E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। E इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। कैपिटल E क्या है? तो कैपिटल E वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। M है मास। क्या है? M मास है ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड टाउ आपको मालूम है रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन ठीक है, ये हो गया। ओके, अगर मैं बात करता हूँ कि ड्रिफ्ट स्पीड का जो ऑर्डर होगा वो 10⁻⁻4 से 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड का ऑर्डर होता है। ये चेंज भी कर सकता है, जनरली इतना ऑर्डर होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जनरली इतना ऑर्डर होता है। समझ रहे मेरी बात को आप? किसी तरह की कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो ये हमने ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला पढ़ लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ। अब आपको बताऊंगा कि ड्रिफ्ट स्पीड में करंट में क्या रिलेशन होगा, ड्रिफ्ट स्पीड करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन होगा, ड्रिफ्ट स्पीड एंड मोबिलिटी में क्या रिलेशन होगा। फिर मैं बहुत सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो आप बने रहिए टनाटन फिजिक्स में, आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो देखिए, अब लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेशन बिटवीन। देखते जाइएगा, टनाटन फिजिक्स में बने रहिएगा। अब लिखेंगे क्या? रिलेशन बिटवीन, बताओ, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट। ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट एंड करंट। करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में क्या रिलेशन है ये आपको देखना है, और ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। जितनी सारी डेरिवेशन पढ़ा रहा हूँ वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड में भी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए फटाफट। चलिए देखिएगा, मैं मान लेता हूँ, यहाँ देखिएगा, ये एक कंडक्टर है आपके पास। ठीक है, ये एल लेंथ का कंडक्टर है या किसी भी लेंथ का कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर हो गया हमारे पास, और इस कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। हमने क्या किया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके। अब क्या होगा? कंडक्टर्स के पास फ्री चार्जेस होते हैं। ये चार्जेस यहाँ से उधर जाना स्टार्ट कर देगा, तो मुझे कुछ अजम्पशंस लेना पड़ेगा। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं ए मान लेता हूँ। लेट लेट n is the इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारा है, लेकिन मुझे किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन से मतलब है, जो कंडक्शन को या कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस n become density of free electrons, density of free electrons, density of free electrons। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस डेंसिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है। ठीक है, ओके, ये आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, उसकी आप टेंशन ना लें। ठीक है, इसका मतलब है कि एक छोटे से वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, राइट। अब समझिएगा चीजों को, मैथमेटिकली मैं एनालाइज करने जा रहा हूँ। मान लिया जाए, मान लिया जाए कि ये मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये आपको एक अलग टाइप का ले लीजिए। हाँ, ये मान लिया जाए क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पे अगर ये एक क्रॉस सेक्शन है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये एक क्रॉस सेक्शन दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टी टाइम जीरो पे मेरे दोस्त, टी टाइम जीरो पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, तो
T इक्वल टू डी टी पे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? T इक्वल टू डी टी पे ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ आ गया, ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा टर्नर फिजिक्स में। T इक्वल टू डी टी पे मान लो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ठीक है, मुझे समझना है पहले कि अगर T इक्वल टू 0 पे ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के गेट पे है, तो T इक्वल टू डी टी पे ये इलेक्ट्रॉन सपोज दैट यहाँ आ गया, तो क्या होगा, इसके पीछे वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ आ जाएगा, उसके पीछे वाला यहाँ आ जाएगा, उसके पीछे वाला यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये जो पूरा का पूरा जो सा दिख रहा है आप, ये इलेक्ट्रॉन से खचाखच भर गया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि dt टाइम में इतना इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्रॉस किया है। अच्छा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल फाइंड कर सकते हो, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो dt टाइम में कितना कंडक्टर, कितना चार्ज पास किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पूरा का पूरा चार्ज dt टाइम में पास कर गया। कितना लेंथ हो जाएगा, तो vd इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि ये जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो स्पीड क्या vd है। क्योंकि जो अभी आपने देखा कि थर्मल स्पीड का जो नेट आता है वो तो जीरो हो जाता है, तो उससे कोई आपको फायदा नहीं होने वाला, उससे आपको कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, ए हो गया। तो मेरा सो क्वेश्चन आपसे कि इसकी वॉल्यूम कितना होगा, तो जो वॉल्यूम होगा डी वी वो हो जाएगा एरिया इंटू डी एल। तो डी एल को क्या लिखूंगा, यहाँ देखिए, ए इंटू वी डी इंटू डी टी हो गया, ये हो गया वॉल्यूम, ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम। तो dv वॉल्यूम है, तो dv एक वॉल्यूम, यहाँ देखिएगा वन वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, तो dv वॉल्यूम में कितना आ जाएगा। तो आप यहाँ से चार्ज फाइंड कर लीजिए, dq फाइंड कर लीजिए, तो dq हो जाएगा n इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इंटू ए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आप निकाल सकते हो, एक यूनिट वॉल्यूम में n है, तो इस वॉल्यूम में कितना होगा, n इंटू ए इंटू वी डी इंटू डी टी। ध्यान से बने रहेगा दोस्त मेरे। ठीक है, ये हो गया n की वैल्यू इंटू ई हो गया। तो डी क्यू यहाँ से आपको दिख रहा है, मैं लिख देता हूँ एन ई ए वी डी इंटू डी टी हो गया। ये क्या हो गया, चार्ज जो डी टी टाइम में पास किया, कहाँ से पास किया, कंडक्टर से पास किया है। जो डी टी टाइम में चार्ज पास किया कहाँ से, कंडक्टर से, वो हो गया हमारा डी क्यू। ठीक है, अब यहाँ से आप आई फाइंड कर सकते हो क्या, क्योंकि आई इज इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिएगा, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए एन ई ए वी डी इंटू डी टी डिवाइडेड डी टी। सो दिस गेट कैंसिल्ड आउट, तो आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन ई ए वी डी, दिस इज द राइट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है, एन, एन इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ध्यान दीजिएगा, एन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओके। E is the electronic charge 1.6 into 10 to the power minus 19. A area of cross section है, what, area of cross section, area of cross section, correct. Vd is what, drift speed, Vd is what, drift speed, Vd is drift speed, right, okay। यहाँ तक अब तमाम लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड एंड हाउ वी कैन फाइंड, राइट। नाउ सी relation between current density and drift speed, yes, these are the last topic। see relation between, okay, एक मिनट, relation between current density and drift speed, relation between current density and drift speed, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए करंट डेंसिटी आपने पढ़ा होगा, J इक्वल टू होता है I बाई A। तो I इक्वल टू अभी आ गया आपके पास एन ई ए वी डी
बाई ए करोगे ये गेट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जे इज इक्वल टू हो गया एन ई वी डी। ये हो गया एक रिलेशन, ध्यान दीजिएगा ये एक रिलेशन हुआ। दूसरा रिलेशन भी यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो, क्या मैं जे इज इक्वल टू एन ई वी डी को ई वाई एम इंटू टाउ लिख दूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर राइट टाउ वाई एम इंटू ए, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। मैं बताता हूँ कि सिग्मा का मतलब क्या होता है। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिलेशन भी हमें कई सारी जगहों पे यूज करना होता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे ये सिग्मा जो है दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टिविटी बोलते हैं। और ये जो होता है मेरे दोस्त कंडक्टिविटी, ये होता है एन ई स्क्वायर टाउ वाई एम। तो फॉर कंडक्टर आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, ये टाउ घटता है, इसलिए कंडक्टिविटी भी टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर का घटता है। ये रिलेशन यहाँ से पता चल गया, ठीक है। इसी में एक फॉर्मूला और आता है रो, यहाँ देखिएगा रो, रो इज व्हाट सिग्मा। ये हो जाएगा एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ, and this is called resistivity, this is called resistivity, this is called resistivity। समझ गए? ये होता है समझ गए? यहाँ तो कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग। चलिए अब एक रिलेशन और बचता है, मोबिलिटी क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मोबिलिटी ये एक दो बार सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ मोबिलिटी एंड हाउ वी कैन डिफाइन। तो बेसिकली मोबिलिटी क्या होता है वो डेफिनेशन पहले लिखा देता हूँ। इट इज डिफाइंड एज, ध्यान दीजिएगा, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, सॉरी, इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड भी कह सकते हो, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसलिए मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है वी डी बाई ए, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और वी डी को क्या लिखते हो आप? वी डी को आप लिखते हो ई वाई एम इंटू टाउ। तो यहाँ से अगर ई कैंसिल हो जाएगा तो ये गेट कैंसिल। तो आप देखेंगे कई सारे इसके रिलेशन में, एक एक करके सभी रिलेशन आपको बता दूंगा। तो यहाँ से म्यू हो जाएगा, एक तो ये है ही, दूसरा हो जाएगा ई एम टाउ बाई राइट, ये हो गया ई एम, सॉरी ई टाउ बाई एम हो जाएगा, एम डी नीचे आ जाएगा, सॉरी इसको हटा दो, एक बने रहिए टाटा फिजिक्स में आप, ठीक है। तो ये हो गया ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम, एक रिलेशन ये हो गया, ध्यान दीजिएगा। और भी कई सारे रिलेशन जो मैं बता देता हूँ। चलिए एक रिलेशन मान लिया जाए कि कंडक्टर है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कंडक्टर को हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, वी वोल्ट की बैटरी से, कितनी वी वोल्ट की बैटरी से अगर कनेक्ट कर दिया, इसका लेंथ अगर एल है, तो आपको मालूम है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है वी वाई एल होता है। इसी कड़ी में आपका ड्रिफ्ट स्पीड का एक फॉर्मूला और आ जाएगा सर मोबिलिटी का, वी वाई ई की जगह पे वी वाई एल, ये हो जाएगा वी डी ड्रिफ्ट स्पीड इंटू एल बाई अप्लाइड पोटेंशियल। ये सभी फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूजफुल होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने कितने फॉर्मूला पाया, वी गॉट इट 3 फॉर्मूला। इन तीनों फॉर्मूला को आपको याद करना होगा। यहाँ देखिए, याद करने के मीन्स आपको जी रिमेंबर करना है, अपने माइंड में रखना है। वी डी बाई फर्स्ट फॉर्मूला आ गया, दूसरा आ गया ई टाउ बाई एम, ठीक है, तीसरा आ गया वी डी इंटू वी बाई एल, सॉरी एल बाई वी, एल बाई वी, एल बाई वी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट, सॉरी मोबिलिटी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। अब क्वेश्चन है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ मोबिलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ मोबिलिटी। देखिएगा
सिग्निफिकेंस ऑफ मोबिलिटी। तो आप खुद देखो, अगर मैं मोबिलिटी की बात करता हूँ तो मोबिलिटी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? वीडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली वीडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि जिस कंडक्टर में करंट इजीली फ्लो करता है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होता है, और जिस कंडक्टर में करंट मतलब एक कह सकते हो हार्डली फ्लो करता है उसमें मोबिलिटी कम होता है। तो मोबिलिटी बताता है इज ऑफ करंट, इज ऑफ करंट, इज ऑफ करंट। ठीक है, यानी कि जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगा उसमें करंट उतना ही पहले, उतना ही फास्ट स्पीड से जाएगा। क्लियर कहानी? चलिए, तो आज टनल एंड फिजिक्स आपसे यहीं पे इजाज़त देती है। कल हम मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के साथ आप तमाम लोगों के बीच। तो टनल एंड फिजिक्स को इजाज़त दीजिए। अब तमाम लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। खुश रहें, मस्त रहें, जहाँ रहें टनाटन रहें। दुआ करते हैं कि आप सभी लोग अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।